भाइयों बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे YouTube चैनल न्याय भारती 1947 पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाइयों बहनों, न्याय भारती अर्थात न्याय की आवाज़। भारती को हम आवाज़ भी कहते हैं, जो है ज्योति भी कहते हैं और ज्ञान भी कहते हैं। तो इसीलिए ज्ञान की देवी सरस्वती को भी भारती कहते हैं। तो हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य जो है वो है ज्ञान के प्रकाश को, यानी कि न्याय का जो न्याय की जो आवाज़ है, जो है न्याय का जो प्रकाश है, उसको हमारी वैचारिक और क्रियात्मक अभिव्यक्तियों में जो है वो प्रज्वलित करना है। भाइयों बहनों, आज हम एक प्रासंगिक विषय पर न्याय के एंगल से ही, है ना, तो चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा कि पिछले 15/5/26 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच, ये एक खंडपीठ ने एक अपने रिट पिटीशन के मामले में, जिसका नंबर है 10497/2022 हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम जो है भोसला वर्सेस कमाल मौला धार मास्क के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है, और इसी नाम से हम संबोधित करेंगे इस मामले को। इसमें अपना जो निर्णय दिया है, इस निर्णय की जो है को लेकर दोनों पक्षों में, एक पक्ष जिसके पक्ष में हुआ है वो तो स्वाभाविक है कि जिस पक्ष के पक्ष में होता है वो खुशी होता है, जिसके विरुद्ध होता है अब वो उस एंगल से जो उसकी जो भी है विश्लेषण भी होता है, आलोचना भी होती है, अपील भी होती है दैट। तो हमने ये सोचा कि हम AI चैट GPT से जो है पूछे कि अगर चैट GPT जो है, क्योंकि AI है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल मशीनरी है, अगर चैट GPT अगर न्यायाधीश होती तो वो कैसा फैसला करती। तो चैट GPT ने जो है हमें ये तो नहीं बताया कि निर्णय मतलब वो किसके पक्ष में देती। चैट GPT ने हमें ये बताया कि अगर वह न्यायाधीश होती तो निर्णय देने के पूर्व क्या सावधानियां बरतती, क्या मतलब उसके सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फैक्चुअल फ्रेमवर्क, मामले का जो विधि को तथ्यात्मक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में जो है वो जो है निर्णय करते समय इन चीज़ों को मतलब कैसे ध्यान में रखती। तो हम उन चीज़ों पे विचार करते हैं जो इस चैट GPT ने हमें बताया। आप इसको हमारे मुमकिन हुआ तो हम आपको ये चैट GPT से जो हमने पूछा तो उसने जो रिप्लाई दिया वो स्क्रीन पे भी बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारा प्रश्न था कि व्हाट वर योर वर्डिक्ट वुड बी इफ़ यू वर जज इन भोसला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स केस। तो चैट GPT ने हमसे कहा कि इफ़ आई वर डिसाइडिंग अ डिस्प्यूट लाइक द भोसला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स मैटर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो इसका चैट GPT का रिप्लाई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, मतलब एक सिविल कोर्ट के आधार पे इसने नहीं बताया हमें, मतलब हाई कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ को क्या क्या चीज़ें जो है, खासकर रिट पिटीशन के मामले में कोई मामला डिसाइड करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो वो उसने बताया कि
कि द डिसीजन, वो उसका डिसीजन जो है, मतलब चैट जीपीटी का डिसीजन 4 चीज़ों पे आधारित होता। पहला क्या, मतलब उसने कहा कि वुड हैव टू रेस्ट रिस्ट्रिक्टली ऑन 4 फाउंडेशंस। पहला उसने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और आर्टिकल 226 में जो है वो जो है पावर्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 226। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वी हैव अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, we as a state is constitution, in the same way we have a secular constitutional secularism। इसी को अगर आप यूँ भी कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, इसको यूँ भी कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो पहली चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को जो ध्यान रखना है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दूसरा उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ। नाउ स्टेटूटरी लॉज अप्लीकेबल टू द केस कंसर्न, उसको ध्यान में रखा जाएगा। ये मामला इक्वालिटी बिफोर लॉ का भी हो सकता है, ओके। फिर दूसरा उसकी जो फैक्चुअल पोजीशन में जो एविडेंस होगी, तो तीसरी जो चीज़ है वो एविडेंसरी स्टैंडर्ड्स, मतलब उसकी जो साक्ष्य जो है उसको देखेगा। और चौथा उसने ये जो चीज़ जो की है ये प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इक्वल रिलीजियस लिबर्टी, मतलब उसने यहाँ पे एक पब्लिक ऑर्डर की भी बात की है कि उसके निर्णय से कहीं पब्लिक ऑर्डर प्रभावित होता है ना। और इक्वल रिलीजियस मतलब सबकी जो है समान धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार की बात है। तो अब ये क्योंकि चैट जीपीटी जो है एक रिलीजियस प्लेस के बारे में बता रहा है, तो इस मामले में वो क्या चीज़ ध्यान रखता है, इसलिए उसने इस चीज़ को बताया कि हमें जो है ये जो पब्लिक ऑर्डर है ना, और सबके दोनों पार्टीज़ के जो रिलीजियस राइट्स जो हैं उसमें ये एक समानता वाली बात। तो ये 4 चीज़ें उसने बताई। उसके आगे फिर ये कहते हैं, इसने कहा कि आई कैन नॉट सब्सटीट्यूट अ पर्सनल बिलीफ फॉर जुडिशल एडजुडिकेशन। अभी किसी ने कहा कि अगर इस बेंच में अगर एक मुसलमान जज होता या सिख जज होता या क्रिश्चियन जज होता या एक वो जो कहते हैं कि एथिस्ट जज होता, नास्तिक, तो शायद इसका निर्णय कुछ और होता। तो ये बात इसीलिए उठ रही है कि हम जो है बीइंग थीस्ट, बीइंग बिलीविंग भी एक ऐसा कारण है कि अगर हमारा कोई पर्सनल बिलीफ है एज ए हिंदू, एज ए मुस्लिम, तो दैट शुड नॉट बी प्रीजुडिस अवर डिसीजन। तो हम उसको जो है हमारा पर्सनल बिलीफ जो है वो हमारे जो है न्यायिक निर्णय को जो है रिप्लेस नहीं करेगा, करता। अगर अब वो तो मशीनरी है तो मतलब इम्यून ऑफ एनी रिलीजियस फेथ, ओके। तो फिर ये कहता है कि अ जज ड्यूटी इज नॉट टू विंडिकेट हिस्टोरिकल इमोशंस बट टू अप्लाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स टू एडमिसिबल एविडेंस। एडमिसिबल एविडेंस के आधार पे हमारे जो लॉ है वो स्टैट्यूटरी लॉ, जहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, वो हमें लागू करना है। हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है, क्योंकि उस हिस्ट्री के लिए आज हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम वर्तमान के लिए जिम्मेदार हैं। और हमें अपने वर्तमान का जो संविधान है, जो विधान है, उसके अनुसार अपने वर्तमान के मामलों का निर्धारण करना है। वैसे आप भाई बहनों, आपको शायद जो लॉ से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जहाँ मामला कोई प्रॉपर्टी का होता है, अगर पर्सनल प्रॉपर्टी का मामला है तो वहाँ पे न्यायालय 12 साल से ज़्यादा पीछे जो है वो टाइटल पे विचार नहीं करती है। और अगर स्टेट का मामला है तो पहले वो पीरियड 60 साल हुआ करता था, अब 30 ईयर से पीछे जो है वो जो है कोर्ट टाइटल का इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है एज पर लॉ। तो अब ये चैट जीपीटी हमसे कह रहा है कि ये जो चीज़ दो बताई कि एक तो पर्सनल बिलीफ जो है वो इट विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट माय जो है जुडिशल एडजुडिकेशन, और आई एम नॉट कंसर्न विथ हिस्ट्री बिकॉज
आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट हैपन इन दी पास्ट एंड आई एम टू डिसाइड द केस एज पर प्रेजेंट लॉ। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। इसके बाद एक चीज़ बहुत ये है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनली केयरफुल अप्रोच इन सच ए केस वुड लाइकली इन्वॉल्व दी फॉलोइंग। अब ये फ्रेमवर्क उसने बताया कि पहले तो भाई हम ये देखें मेंटेनेबिलिटी देखें हम एंड जुरिस्डिक्शन। तो इसमें कहा कि ये यहाँ पे मैं ये देखता क्या देखता कि ये जो अब प्योर इसमें PIL, क्योंकि ये मैटर जो है इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन PIL अंडर आर्टिकल 226। तो ये कहता है कि कोर्ट को फर्स्ट ये देखना था कि क्या ये जो मैटर है इस कोर्ट के सामने वो एज ए PIL जो है लगाई है इन्होंने, दैट कैन बी डिसाइडेड इन PIL अंडर आर्टिकल 226, वो चीज़ में देखता। फिर ये देखता कि क्या भाई इसमें डिस्प्यूट कंसर्निंग सिविल टाइटल प्रॉपर्टी है ना, अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट। तो फिर ये कहता है कि हमसे कि इन परिस्थितियों में इट इज़ ए मैटर ऑफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एविडेंस। तो ये कह रहा है कि हमसे अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ टाइटल आर ऑर्डिनरीली ट्राइड बाय सिविल कोर्ट बिकॉज उसमें क्या ज़रूरत होती है, ओरल एविडेंस की, क्रॉस एग्जामिनेशन की, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, आर्कियोलॉजिकल स्क्रूटनी एंड फैक्चुअल एडजुडिकेशन। तो इसका कहना है कि देयरफॉर अनलेस टाइटल हैड ऑलरेडी बीन कंक्लूसिवली सेटल्ड एल्सवेयर मीन्स इन सिविल प्रोसीडिंग्स इन ए रेगुलर सिविल सूट, तब तक के लिए आई वुड बी कॉशियस अबाउट फाइनली डिटरमाइनिंग एक्सक्लूसिव ओनरशिप प्योरली इन रिट जुरिसडिक्शंस। हालांकि इसमें जो है क्योंकि ये रिट में जो है निर्णय हुआ है और इसमें टाइटल का क्वेश्चन डिसाइड नहीं हुआ है, इसमें टाइटल का क्वेश्चन डिसाइड नहीं हुआ है। तो वर्शिप ऑफ राइट जो है वो तो दोनों पक्षों का होता है। खैर अभी हम इसकी जो है चर्चा कर रहे हैं कि ये इसने कहा कि भैया मैं तो इसलिए मैं निर्णय नहीं करता जब तक कि द क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज़ डिसाइडेड इन रेगुलर सिविल कोर्ट, तो मैं इसमें निर्णय नहीं करता। उसके बाद इसका कहना है कि हमें चाहिए, मैं अगर जज होता तो जो हिस्टोरिकल ट्रूथ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी से अलग रखता। क्या इसका कहना है कि इवन इफ मान लो कि अगर यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल मटेरियल जो है वो ये बताता कि यहाँ कोई प्रायर टेम्पल का एग्जिस्टेंस है या लेटर उसमें कोई मॉडिफिकेशंस हुआ है या कई शेयर्ड यूजेस वाला मामला जैसे यहाँ भी है इसमें, और या फिर उसमें कोई लेयर्ड रिलीजियस हिस्ट्री है, तो फिर कोर्ट को क्या करना चाहिए। तो ये कहता है कि फिर कोर्ट को अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारे सामने व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी इज़ लॉफुल टुडे। तो ये कहता है कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन कैन नॉट बिकम अ मैकेनिज्म फॉर रीओपनिंग एवरी हिस्टोरिकल कॉन्क्वेस्ट, डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस सेंचुरीज। यानी कि इतिहास जो हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और ये जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो जजमेंट है उसकी लाइट में भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब कोई भी सूट टेनेबल नहीं है। उस जजमेंट में भी ये उल्लेख है कि अब हम इतिहास में नहीं जा सकते भाई, हम इतिहास की गलतियों को नहीं सुधार सकते हैं। हमें अपनी आने वाली जनरेशन के हित में जो है अपने डिस्प्यूट्स को जो है वो इस तरह के डिस्प्यूट हमें अब कोर्ट इसमें नहीं पड़ सकती चक्कर में। ये बाबरी जन्मभूमि का जो जजमेंट है उसका आधार है। तो इसके बाद ये हमसे कहता है कि जो सुप्रीम के ये इसने लिखा भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो उसने एम्फेसाइज किया कि इस पे एविडेंस, कंटिन्यूटी ऑफ वर्शिप और जूरिडिकल क्लेम्स एंड बैलेंसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। अब ये आगे कहता है कि मैं अगर जज होता तो प्रोटेक्ट बोथ रिलीजियस फ्रीडम एंड पब्लिक पीस। इसने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है क्योंकि ये पता है इसको कि मैं एक ऐसे सेंसिटिव मैटर को डिसाइड करता तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखता कि कोई पब्लिक ऑर्डर मेरे निर्णय से डिस्टर्ब ना हो। तो ये कहता है कि आर्टिकल 25-26 जो है वो प्रोटेक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ
एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। ये ध्यान दीजिए आप इस पर कि हमारा ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें वो जितने अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उसके जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी सब इस पर लागू होते हैं। ये सिर्फ 3 ही नहीं है जिसको कहते हैं पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, इसके अलावा भी जो इट इज़ सब्जेक्ट टू ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। तो अगर साक्ष्य ये बताती कि यहाँ पे साहब चलो यहाँ हिंदू वर्शिप कर रहे हैं, आप लॉन्ग स्टैंडिंग हिंदू वर्शिप या लॉन्ग स्टैंडिंग मुस्लिम वर्शिप, एंड या फिर जो मान लो जैसे स्टेट रेगुलेटेड शेयर अरेंजमेंट, तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखिए कितना अच्छा कहता कि अगर मैं जज होता तो देन एब्रप्टली एक्सप्रेसिंग वन साइड्स एक्सेस विदाउट ओवरवेलमिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एविडेंशली justification could risk violating principles of fairness and secular governance। अगर मैं जो है, अगर ये जो 3 चीज़ें भाई चलो यह एक पक्ष ही कर रहा है, दूसरा पक्ष ही कर रहा है, या दोनों शेयर कर रहे हैं, और इसी में अगर किसी एक पक्ष को अगर रोक देता हूँ, जैसा अभी इस मामले में हुआ भी है, दूसरे पक्ष को जो कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, उसको पूरी तरह रोक दिया, तो वो कहता कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये देखता कि भाई क्योंकि ऐसा करना जो जब तक कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं हो जो लीगली इसको जस्टिफाई करे, मैं ऐसा नहीं करता। मैं इसमें ये भी मतलब जो, क्योंकि ऐसा करना जो है वो जो 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 निर्णय होता है, जो न्याय होता है, जो जिसको जो फेयर होना चाहिए उसके, और जो हमारा एक सेकुलर कैरेक्टर है उसके विरुद्ध होता था। मैं ऐसा नहीं करता किसी एक ही पक्ष को कहता था कि आप करो, तो इसका मतलब ये कोई बीच का रास्ता निकालता है शायद। अब आप देखिए इसमें फिर इनका एक और कहना है कि मैं इस तरह जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड होती है उसको शुड अवॉइड क्रिएटिंग क्या ट्रायम्फेलिज्म, मतलब वही शौर्य दिवस, ह्यूमिलिएशन, या जिसको कहते हैं अपन क्या वो शोक दिवस, आर सिविल अनरेस्ट में ऐसी परिस्थितियों वाली बात अपने निर्णय के माध्यम से नहीं करता। ये एक चौथी बात और ये कहता अगर मैं जज होता तो प्रिजर्वेशन ऑफ ASI प्रोटेक्टेड हेरिटेज मस्ट रिमेन सेंटर, मतलब चूँकि ये जो डिस्प्यूटेड प्लेस जो है वो वो आर्कियोलॉजिकली जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो 1904 या 5 से प्रोटेक्टेड है। लेकिन उसका भी देखिए प्रोटेक्टेड होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसका मालिक होता है। अगर उससे मालिक होना है तो उसे खरीदना पड़ेगा या उसको लीज पे ले या जो उसकी एक्वायर करे। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वो प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मालिक नहीं होता है, और उसमें जो पहले से अगर किसी की धर्म की रिलीजियस प्रैक्टिस चली आ रही है तो वो कंटिन्यू रखता है, और यही अभी तक हमारे यहाँ प्रैक्टिस भी रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है मामला फिर वो मेंटेनेंस का है, वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखता है कि कोई और ऐसी क्षति उसको ना पहुँचे। तो ये चीज़ का इसका कहना है कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखता। तो बहुत सारा जो कॉम्प्लेक्स है जो इज़ आल्सो एन आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल साइट है, तो मैं देयरफॉर नो साइट शुड बी परमिटेड स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। अब क्योंकि आपने किसी एक साइट को दे दिया है तो उसका स्वरूप सब चेंज करेगा, और उसको अभी भी आपने जो सर्वे की अनुमति दी तो उसमें उसका जो मूल उसके साथ काफ़ी जो है छेड़छाड़ हुई है, जिसका कि ये एक्ट भी अनुमति नहीं देता है। तो इसमें तो जो है हाई कोर्ट के आदेश से ये जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान हुआ, और अब एक पक्ष को इन्होंने जो दिया है अब तो उससे पूरा ही नुकसान होगा, क्योंकि वो तो पूरा इट विल बी चेंज इनटू ए टेम्पल एंड सो मेनी अदर थिंग्स विल बी रिप्लेस देयर इफ इट इज़ नॉट स्टॉप जो है दिस जजमेंट दिस वर्डिक्ट इज़ नॉट स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए कह रहा है कि नो साइट शुड बी परमिटेड स्ट्रक्चरल अल्टरेशन, एक्सकेवेशन बियॉन्ड लीगल सुपरविजन, पोलिटिसाइज्ड ऑक्यूपेशंस आर डैमेज टू हेरिटेज कैरेक्टर। दी मॉन्यूमेंट बिलोंग नॉट ओनली टू competing claimant but also to the civilizational heritage of India। तो फिर ये इसका अब आगे ही कह रहा है कि व्हाट ऑर्डर आई वुड लाइकली
लीन टूवर्ड्स, तो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू फुल एविडेंस एंड बाइंडिंग प्रेसिडेंट a cautious constitutional approach might include preserving पहले तो ASI control, फिर recognizing established worship practices actually proved by evidence, फिर preventing exclusive appropriation unless legally unavoidable, मतलब किसी को पूरी तरह रोकने की जो बात है, जैसे अभी रोका गया मुसलमानों को नमाज पढ़ने से, तो ये बोल रहा है कि ये मैं तभी करता जबकि ऐसा मतलब जो है ये अनलेस लीगली अनअवॉइडेबल, अगर लीगली मतलब इसको नहीं टाला जा सकता था, अब यहाँ पे लीगली टाला जा सकता था, तो ये कह रहा है कि अगर एक पक्ष को उसी स्थिति में रोक सकते कि जब ऐसा करना लीगली भी संभव नहीं होता। फिर दूसरा ये कि डायरेक्टिंग सिविल एडजुडिकेशन के में फिर पार्टीज के कहता कि आप जो है अपना टाइटल क्वेश्चन डिसाइड करवाइए सिविल कोर्ट में, एंड मेंटेनिंग अ रेगुलेटेड फ्रेमवर्क एंश्योरिंग पीस एंड इक्वल डिग्निटी। तो ये आगे कह रहा है कि इफ कंक्लूसिव एविडेंस लीगली एस्टेब्लिश्ड एक्सक्लूसिव jurisdictional entitlement of one side, the judgment would have to follow evidence and law. But such a conclusion should arise only after rigorous adjudicatory standards, not solely on political, emotional or historical narratives. Means my judgment would not be based on political, emotional or historical narratives. तो इसका कहना है कि देखिए हमारे इस पूरी चीज़ के पीछे जो है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है वो इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर कोर्ट्स टू इरेज हिस्ट्री को छेड़छाड़ करे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको अलाउ नहीं करता है, बल्कि ये कहता है बट इट आल्सो डजंट परमिट कोर्ट्स टू बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिटेलिएशन। मतलब now you are seeing here that the courts are becoming parties to the historical retaliation, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का बदला लेने का वो एक जो कोर्ट जो है वो हिस्सा बन रही है। तो ये रोल जुडिशरी का नहीं है। तो फिर क्या रोल है जुडिशरी का? द जुडिशरीज रोल इज टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, एंश्योर इक्वल प्रोटेक्शन, प्रिजर्व सोशल हार्मोनी and enforce lawful rights through due process. Okay, तो ये that is the balance a constitutional judge would be expected to maintain in matters as sensitive as the भोजशाला कमाल मोला dispute. तो ये चैट जीपीटी ने हमको गाइडलाइंस कह दो आप, या गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता दो आप, या आप इसको एक फ्रेमवर्क कह सकते हैं जो बताए कि जिसको मैं ध्यान में रखता और किस तरह मैं फैसला करता। और तो भाइयों बहनों, अब आप खुद ही ये इस चैट जीपीटी ने जो फ्रेमवर्क बताए हैं, जो गाइडलाइंस बताई हैं, उसकी लाइट में आप देखो कि क्या ये जजमेंट उस लाइट में हुआ है, और फिर आप ही डिसाइड कीजिए कि वेदर इट इज़ लीगल, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ जस्टिस ओरिएंटेड, इट इज़ फेयर judgment. It is to promote the interest of our constitutional morality. It is to promote our rule of law. It is to promote the fair and just and fair administration of justice. Now you are to see all these points. You are to decide the nature of this verdict. Okay. Thank you.